जाने का मौका ही नहीं मिल रहा, और इस अधूरी दास्तान को छोड़कर जाना तो मेरे लिए वैसे भी मुमकिन नहीं था। कुछ कानूनी अमूर थे जो बहरहाल अभी लागू नहीं होते थे। ये मेरी मर्जी पर मुनहसर था कि मैं जहाँ रहूँ वहीं रहूँ। कोई ज़बरदस्ती या ज्यादती नहीं थी। अहमद शाह और सईद भाई दोनों ही मुझसे एक तरह से बददिल हो गए थे। 2-4 बार दबी जुबान से कह चुके थे कि मैं तो इनसे कट ही गया हूँ, बल्कि उन्होंने गलती की है कि मुझे यहाँ ले आए और अब इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन बहरहाल सारी चीज़ों के बावजूद वो बेचारे नहीं जानते थे कि मैं सिर्फ एक कहानीकार की हैसियत से वहाँ नहीं रुक गया हूँ, बल्कि इस कहानी ने मुझ पर जो सिहर तारी किया है वो मुझे वहाँ से हिलने नहीं दे रहा। इन्हीं सोचों में टहलता हुआ बहुत दूर निकल आया, और फिर इस वक्त चौंका जब बंदिरों का एक गौल मेरे आसपास मंडलाने लगा। ये खूंखार बंदिर मेरे साथ चल रहे थे और तरह तरह की हरकतें कर रहे थे। मुझे एकदम से ये एहसास हुआ कि यह सूरत हाल ख़तरनाक भी हो सकती है। अगर ये गोल मुझ पर हमला कर दे तो मेरे पास तो अपने बचाव के लिए कोई छोटा मोटा हथियार भी नहीं है। बंदरों के गोल को देखता हुआ मैं दाहिनी सिमत कट गया। उधर कुछ चट्टानी सिलसिले नजर आ रहे थे। जमुना यहाँ से खासे फासले पर हो जाता था। अलबत्ता मंदिर यहाँ भी नजर आ रहे थे। मुझे एक इमारत का दरवाज़ा नजर आया। यहाँ ऐसी लतादाद इमारतें थीं। मैंने सोचा कि इससे अंदर दाखिल होकर कोई ऐसा डंडा वगैरह तलाश करूं जो कम से कम हाथ में लेकर यहाँ से वापसी का सफ़र तय करूं। बंदरों की खोपड़ी उलट गई तो वो मेरा जुग्राफिया उलट कर रख देंगे। दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गया। दरवाज़ा लोहे का था और सलाहों वाला था, लेकिन इतना मजबूत कि बंदर इससे अंदर नहीं दाखिल हो सकते थे। खुशकिस्मती से वो थोड़ा सा खुला हुआ भी था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा था। दरवाजे तक पहुंचते ही मैंने गड़ाप से अंदर छलांग लगाई और दरवाज़ा फुर्ती से बंद कर दिया। लेकिन बंदरों ने कोई तारुज नहीं किया। वो शायद खाने पीने की किसी उम्मीद में मेरे साथ साथ सफ़र कर रहे थे, लेकिन मुझे बहरहाल खौफ महसूस हो रहा था। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने इसमें लगी हुई कुंडी चढ़ा दी और सलाहों के पीछे से बंदरों को देखने लगा जो मायूस से होकर वहीं बैठ गए थे, और इसके बाद उन्होंने एक एक करके वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। जब वो काफ़ी दूर निकल गए तो मैंने सुकून का सांस लिया और फिर चौंक कर इस जगह का जायज़ा लिया जहाँ मैं बगैर इजाज़त अंदर घुस आया था। इमारत मंदिर ही की थी, लेकिन वीरान पड़ी हुई थी। यहाँ ऐसी बहुत सी वीरान जगहें नज़र आ जाती थी, बहुत कदीम बनी हुई थी। ये इमारत भी जगह जगह से टूटी ईंटें झांक रही थी। ये इमारत भी जगह जगह से टूटी हुई ईंटें झांक रही थी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। मेरी निगाहें किसी डंडे या सरिये वगैरह की तलाश में थी। थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि एक सहनुमा जगह नजर आई। इसके दूसरे हिस्से में 2-3 दर बने हुए थे। वैसे इंतहाई भयानक इमारत नजर आ रही थी। ऐसी वीरानी और नहुसत बरस रही थी कि वहाँ देखने वाला देखे तो उसका दिल दहल कर रह जाए। मैंने अपने दिल में ये सोचा कि जिस कदर जल्द हो यहाँ से निकल जाया जाए। ख्वामखा की लानत अपने सर ले ली है, फुर्ती सी जगह छोड़ दो। ये सोच ही रहा था कि एक अजीब सी आहट सुनाई दी और मैं चौंक कर उधर देखने लगा जिधर से आहट उभरी थी। एक टूटा फूटा सा बोसीदा दरवाज़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। इस वीरान और बदसूरत इमारत में ये मंजर इंतहाई खौफनाक महसूस हुआ। अभी कुछ समझने भी नहीं पाया था कि दरवाज़ा खुल गया, लेकिन इससे जो कुछ बरामद हुआ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो सिरावती थी जो सफ़ेद लिबास में मलबूस देवदासियों का सा रूप धारे वहाँ से बरामद हो रही थी। उसने भी मुझे देख लिया और दूसरे ही लम्हे वो ठुठक गई। उसकी हैरान आंखें उसका इजहार कर रही थी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो या मेरे इस तरह मिल जाने पर यकीन न कर पा रही हो। फिर अपने आप को संभाल कर वह चंद कदम आगे बढ़ी और मुतगय्यर लहजे में बोली, ये तुम ही हो ना? यहाँ कैसे आ गए? मैं खामोश निगाहों से सिरावती को देख रहा था। मैंने उसकी तरह हैरत का इजहार नहीं किया। सिरावती कुछ और आगे बढ़ाई। फिर उसने कहा, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुमने एक और पुरस्कार शक्ल मेरे सामने पेश किया। सिरावती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक लम्हे तक खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, बताया नहीं था मैंने तुम्हें अपने बारे में? क्या तुम इतफाकन यहाँ आए हो या किसी खोज में आए हो? सिर्फ इतफाक से इस तरफ निकल आया था। बंदर मेरा पीछा कर रहे थे। इनसे अंजार बचाने के लिए इस इमारत में आ गया। ओहो, ये इमारत भी शाक्यमनी महाराज ही की है। मैंने तुम्हें बताया था ना इस बारे में। चाहो तो आओ देख लो। जो कुछ मैंने कहा था इसका सबूत यहाँ मौजूद है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना, इस मुश्किल का शिकार सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बल्कि और भी कुछ लड़कियां हैं जो जिंदगी के अजाब में गिरफ्तार हैं। हाँ, तुमने कहा तो था। फिर? यही है वो। कहाँ? मैंने चौंक कर पूछा। मिलोगे? हाँ, मैंने जवाब दिया। ये चीज़ें तो मेरी तहरीरों की रूह होती हैं। सिरावती मुझे इसी दरवाजे से अंदर ले गई। थोड़ी सी जगह थी, इसके बाद एक पतला सा जीना था
साथ ही यहाँ 8 सीढ़ियाँ थी, फिर एक खुला हुआ दरवाज़ा। दरवाजे की दूसरी जानब से रोशनी आ रही थी। ये सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैं सिरावती के साथ इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। दूसरी जानब देखकर मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फटी की फटी रह गई। सैकड़ों फीट की लंबी चौड़ी एक हालनुमा जगह थी, जहाँ दीवारों के साथ बहुत से मुजस्समे नस्ब थे। ना सिर्फ मुजस्समे नस्ब थे, बल्कि दीवारों पर भी नक्शो निगार बने हुए थे और बड़ी खूबसूरती से हसीन मनाजिर की तश्कील की गई थी। कोई 12 लड़कियां वहाँ और मौजूद थीं। सब की सब नौजवान, रंगीन लिबासों में मलबूस, वो सब मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ थी। सिरावती को उन्होंने हैरत की निगाहों से देखा, फिर इसके बाद मुझे देखकर इन सब के हाथ रुक गए। वो ताजुब भरी निगाहों से हम दोनों को देखने लगी। मैंने सरगोशी के अंदाज में सिरावती से कहा, सिरावती मुझे इनके बारे में बताओ। सिरावती ने खुद कुछ न कहा। उंगली के इशारे से एक लड़की को करीब बुलाया और वो हाथ झाड़ती हुई हमारे पास आ गई। बहुत हसीन नकोश थे, मोटी मोटी आंखें, उभरे हुए गाल, देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। सिरावती से बोली, रंभा, ज़रा इन्हें अपने बारे में बताओ। ये कौन है? बस मेहमान है हमारे। हो सकता है बाहर जाकर ये तुम लोगों की कुछ सहायता कर सकें। इन्हें अपने बारे में बताओ। मेरा नाम रंभा है जनाब, एटे की रहने वाली हूँ। मुझे कुछ बदमाश अगवा करके ले आए थे। कोई 3 साल से मैं यहीं पर हूँ। 2-3 बार मुझे मंदिरों में देवदासियों का रक्स करने के लिए ले जाया गया है, वापस यहीं लेकर आया जाता है। ये सब मेरी सखियाँ हैं, कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ नहीं रह रही। मुख्तलिफ जगहों से इन्हें लाया गया है। हमारा काम यही है कि मंदिरों में जाकर रक्स करें। हर त्यौहार के मौके पर हमें सजा बनाकर ले जाया जाता है। मुझे 3 साल हो गए, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल भी हो गए हैं। हमें हमारे माता पिता से जुदा कर दिया गया है। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। हमने जब भी यहाँ से निकलने की कोशिश की, हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगते हैं। हमारी मदद कीजिए जनाब, हमारी मदद कीजिए। हम अपने अपने घरों को वापस जाना चाहती हैं। मैं हैरानी से ये अजीबो गरीब दास्तान सुन रहा था। इन लड़कियों के चेहरे देखकर दिल को एक अजीब सा एहसास होता था। बेचारी मजलूम लड़कियां। लेकिन हैरानी की बात थी, सिरावती पहले भी मुझे इनके बारे में बता चुकी थी। इस बात का तो खैर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि सिरावती भी इन्हीं में से एक है, लेकिन इसका किरदार ज़रा ज़्यादा ही उलझा हुआ था। मथुरा के एक मोअज़्ज़ज़ घराने में वो एक मोअज़्ज़ज़ शख्स की पोती की हैसियत से रहती थी। बाकी घराना अच्छे खासे लोगों पर मुश्तमिल था। इज़्ज़त करना जानते थे, इज़्ज़त कराना जानते थे। हरचंद के ज़ात के हिंदू थे, फिर मैं वैसे भी एक पाकिस्तानी आदमी था। लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ जितना अच्छा सलूक किया था, मैं खुद इसका गवाह था। खासा मुतासिर हुआ था मैं इन लोगों से। पता नहीं ये सिरावती किस मुश्किल का शिकार है और किस तरह इन लोगों के चुंगल में फंसी हुई है। ये सारी बातें जहन को एक अजीब से एहसास का शिकार कर रही थी। लड़कियां उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देख रही थीं। मैंने आहर कर कहा, देखो मजलूम लड़कियों, मैं यहाँ बेदस्तोपा हूँ। मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं हैं कि मैं कुछ कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। मैं थोड़ी देर तक वहाँ रहा और इसके बाद वहाँ से वापस निकल आया। सिरावती मेरे साथ नहीं आई थी। इस तलस्मी माहौल से दर हकीकत मेरे होशो हवास रुखसत हो गए थे। मैं ये सोच रहा था कि मैं इन लड़कियों के लिए क्या कर सकता हूँ। बहुत गौर किया, बहुत सोचा, फिर आबादी में निकल आया और एक जगह सर पकड़ कर बैठ गया। दर हकीकत किसी मजलूम की मदद के लिए दिल बहुत बुरी तरह आमादा करता है, लेकिन मसला वही होता है, इंसान जो काम ना कर सके उस पर उसे शदीद कोफ्त होती है। मैं इनके लिए कुड़ तो सकता था, कर कुछ नहीं सकता था। एक जगह बैठकर बहुत देर तक सोचता रहा, फिर ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना ज़ेबुन्निसा से भी इस बारे में बात करूं। इस वक्त इस अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ। ज़ेबुन्निसा के सामने पहुंचता था तो दिमाग से बहुत सी चीज़ें निकल जाती थी। शाक्यमनी की कहानी ज़ेबुन्निसा की ज़ुबानी भी सुन रहा था, लेकिन आज तक ठोस अंदाज में इनसे कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। 2 अलग अलग रास्ते थे। एक बार शायद कुछ कहा भी था और ज़ेबुन्निसा ने इसके जवाब में क्या कहा था, यहाँ आकर मेरी याददाश्त पर एक आहनी पर्दा पड़ जाता था। मैंने बहुत गौर करने के बाद ये फैसला किया कि ज़ेबुन्निसा को शाक्यमनी के बारे में पूरी तफसील बताकर यह भी बता दूंगा कि शाक्यमनी मुझसे इनके खिलाफ कोई काम लेना चाहता है और इसके लिए मेरे और उसके दरमियान एक कशमकश चल रही है। यकीनी तौर पर यह हम बात ज़ेबुन्निसा को बताना ज़रूरी है और इस बात के भी इम्कानात हैं कि वो इस सिलसिले में कोई हल तलाश कर सके। फिर अहमद शाह वगैरह का ख्याल आया और मैंने सोचा कि अभी वक्त तो काफ़ी है, क्यों ना अहमद शाह से मिल लिया जाए। चुनांचे वहाँ से अहमद शाह के घर पहुँच गया। वो तैयार होकर कहीं निकल रहा था और इस वक्त अकेला था। मुझे देखकर खुश हो गया और बोला, भाई तुम जैसा मेहमान शायद ही किसी ने देखा हो। सही तो चले गए, कह रहे थे कोई बहुत ज़रूरी काम है उन्हें, वो बाद में इस मसले को देखेंगे। तुम्हारे बारे में बस इतना ही कह गए थे कि अगर तुम वापसी का कोई प्रोग्राम बनाओ
तो तुमसे कह दिया जाए कि सईद भाई वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। खैर अभी तो मेरा वापसी का कोई इरादा नहीं है। पहले तो ये सोचा था कि महीना सवा महीना खूब सैर व तफरीह करूँगा और वापस चला जाऊँगा, लेकिन अब मेरे लिए एक ऐसा मसला पैदा हो गया है कि समझ लो इससे ज़्यादा दिलचस्प और कोई बात नहीं है। वैसे अहमद शाह, तुम्हें एक बात बताऊँ? हाँ हाँ ज़रूर। देखो, बड़ी संजीदगी से इस मसले पर गौर करना है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि गैर संजीदा हूँ? यहाँ मंदिरों के बारे में तुम क्या जानते हो? हिंदू अकीदे के मुताबिक यहाँ पूजा पाठ होती है, अच्छे और बुरे लोग आते जाते रहते हैं। वैसे मंदिरों के प्रोग्राम बहुत शानदार होते हैं, समझ रहे हो ना? अहमद शाह ने आंख दबाकर कहा। और ये साधु संत पंडित, इनके बारे में क्या ख्याल है? भाई सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दीन धर्म तो सबके दिलों में होता है। हर शख्स के सोचने का अंदाज ज़रा मुख्तलिफ होता है। हमारा मज़हब इस सिलसिले में बहुत मुनासिब और सख्त है। इनके मज़हब में दूसरी बात है। मगर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें इन देवदासियों के बारे में मालूम है जो मंदिरों में रक्स करती हैं? अरे वही तो मंदिरों की शान होती हैं। वो लड़कियां कहाँ से आती हैं अहमद शाह? मैंने सवाल किया। बस इनका अपना कोई तरीक़ाकार होगा। वैसे कुछ लोग अपनी बेटियां मंदिरों को दान कर देते हैं, जैसे ईसाई मज़हब में ननों का तस्वुर है, वैसे ही यहाँ देवदासियाँ होती हैं। बड़ी अच्छी रकास हैं, क्योंकि रक्स भी इनके मज़हब का एक हिस्सा है। अहमद शाह, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मंदिरों के ठेकेदार कभी कभी लड़कियों को अगवा करके कैद भी कर लेते हैं और इन्हें ज़बरदस्ती देवदासी बना देते हैं। ये लड़कियां बड़ी मजलूम होती हैं। वो नहीं बनना चाहती जो उन्हें बना दिया जाता है। उन्हें उनके घर वालों से भी जुदा कर दिया जाता है और कैदी की हैसियत से रखा जाता है। बस जब मंदिरों में रक्स होता है तो उन्हें सजा बनाकर वहाँ मंदिरों तक ले जाया जाता है, वरना बाकी ये कैदी होती हैं। और मैं समझता हूँ कि यही साधु संत इनके ठेकेदार होते हैं जो ठेके पर इनसे रक्स वगैरह कराते हैं। अहमद शाह दिलचस्पी से ये दास्तान सुन रहा था। उसने कहा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ऐसा हो। तो क्या यहाँ हिंदुस्तान में इस किस्म का हवस से बेजा जुर्म तस्वर नहीं किया जाता? यार, मंदिरों की बात कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है ये भी कोई कानून हो। बड़ा तकलीफदेह कानून है। नहीं, ये कानून नहीं होगा। हिंदू हो या मुसलमान, जिस घर की लड़की इस तरह गुम हो जाती होगी, वो लोग क्या आसानी से ये बात तस्लीम कर लेते होंगे? मैं समझता हूँ किसी तौर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, इसका क्या सवाल है। लेकिन यार, वो लड़कियां बड़ी मजलूम हैं। उन्होंने मुझसे मदद की दरख्वास्त की है। बस यूँ समझ लो कि आवारागर्दी करता रहता हूँ। इस वीरान जगह सी जगह जा निकला जहाँ मुझे एक खंडर नजर आया। बस यूं ही समझ लो, बंदर मेरा ताकुब कर रहे थे। इनसे बचता हुआ इस खंडर में दाखिल हो गया। फिर वहाँ मुझे वो लड़कियां मिली। मैंने सिरावती की बात जानबूझकर छुपा ली थी और इन लड़कियों के मिल जाने को एक इत्तफाकिया वाक़या करार दिया था। लेकिन अहमद शाह बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया। कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ कि हमें इन लड़कियों की मदद करनी चाहिए। हमारे इलाके का इंस्पेक्टर मुसलमान है और बहुत सख्त आदमी है। मेरा ख्याल है वो इस सिलसिले में भरपूर तरीके से दिलचस्पी लेगा। मैं इलियास खान से तस्करा करता हूँ। ठीक है, अब ये बताओ किस तरह ये काम कर रहे हो? यार, बस यूँ समझ लो कि अब तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। अगर कुछ मजलूमों ने तुम्हें आवाज़ दी है तो हमें इनकी दाद रसी तो करना ही होगी। मैं समझता हूँ ये बहुत नेक काम होगा। दीन धर्म की बात छोड़ो, वो जिन घरानों के चश्म चिराग हैं, तुम सोचो उन पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल, मैं तुमसे मुकम्मल तौर पर इतफाक़ करता हूँ। तो फिर क्या इरादा है? उस जगह के बारे में मुझे बताओ जो तुम देख कर आए हो और जहाँ ये खंडर मौजूद है। तुम्हें वो जगह दिखाई जा सकती है। आओ फिर चलते हैं। इससे ज़्यादा नेक काम और कौन सा हो सकता है? काफ़ी वक्त बाकी था। मैं अहमद शाह को लेकर चल पड़ा। फासला बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हम वहाँ पहुँच ही गए। ये भी शुक्र था कि सिरावती इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। वो जा चुकी थी। उसका किरदार बेहद पुरअसरार था, लेकिन बाकी लड़कियाँ इसी तरह वहाँ मौजूद थीं। अहमद शाह उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया। उसने एक लड़की से कहा, तुम लोगों ने खुद यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? कर चुके हैं महाराज, पर हम अपने घरों तक नहीं पहुँच पाते। हमें पकड़ लिया जाता है। एक अजीब सा साया होता है जो हमारा पीछा कर रहा होता है। ये साया हमें तलाश कर लेता है और फिर हम इससे नहीं बच पाते। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें। बहुत मुख्तसर वक्त में हम आपकी मदद करके आपको यहाँ से निकाल लेंगे। भगवान आपको जीवन भर सुखी रखे। लड़कियां दुआएं देने लगीं। इसके बाद हम वहाँ से वापस पलटे। अहमद शाह आतिश गज़ब नज़र आ रहा था। उसने कहा, यार, मैं इलियास खान से बात करता हूँ। यकीन रखता हूँ इस बात पर कि इलियास खान उन्हें ज़रूर बरामद कर लेगा और सब ठीक हो जाएगा इन बेचारियों के लिए। तो फिर ये काम कब कर रहे हो? इलियास खान को तो आज ही पकड़ना होगा। कल मैं तुमसे इस बारे में बात करूँगा। आओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब कहोगे पहुँच जाऊँगा। तो बस तुम ये समझ लो कि कल 11 बजे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इलियास खान से मिलने के बाद यकीनी तौर पर तुम्हें इस बारे में इतला दूंगा। ठीक है, मैं कल 11 बजे तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। मैंने जवाब दिया। अहमद शाह ने बहुत कहा था कि रात का खाना मैं इसके साथ ही खाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया था।
अहमद शाह मुस्कुराकर बोला, वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि खुद बीबी साहब को तो बहुत से मुतकद और मुरीद मिले होंगे, लेकिन तुम जिस तरह उनके मुरीद हो चुके हो, ऐसे मुरीद भी कम ही मिला करते हैं। मैं हंसकर खामोश हो गया। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेबुन्निसा सिद्दीकी से मेरा एक रूहानी रिश्ता कायम हो गया था, लेकिन न जाने क्यों वो इतनी अपनी अपनी लगती थी कि शायद ही कोई किसी से इतना मुतासिर हुआ हो। रास्ते में मैंने सोचा था कि आज इन्हें सारी तफसील बता दूंगा। बहरहाल डेरे पर पहुंच गया। हकीम खां वगैरह से अब मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। इस वक्त बीबी साहब कुछ लोगों के दरमियान बैठी हुई इनको हदायत दे रही थी। मैं भी खामोशी से उन्हीं अकीदतमंदों में बैठ गया और इनकी बातें सुनने लगा। बड़ी अजीम शख्सियत थी इनकी। लोगों को इनकी मुश्किलात के हल मिल जाया करते थे। एक हिंदू जोड़ा आया हुआ था। लड़की ने आगे बढ़कर ज़ेबुन्निसा बीबी के पाँव छूने चाहे तो उन्होंने कहा, बेटे, हमारे यहाँ ये तरीका राइज नहीं है। मोहब्बत के इजहार के दूसरे तरीके भी होते हैं। तुम मुझसे हाथ मिलाओ, मैं तुम लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि तुम्हारी मुश्किल हल हो गई। बीबी साहब कोई जरिया नहीं था। आपने इस गरीब को नया जीवन दे दिया है। मैं सिर्फ लफ्ज़ों की बात नहीं कर रहा, हकीकत यह है कि भगवान की सौगंध मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जमुना में कूदकर जान दे दूंगा अगर इससे मेरी शादी ना हुई। खैर, ये तुम्हारी अपनी सोच है। मेरे अकीदे में खुदकशी भी हराम होती है। इसके बजाय इंसान को मौत के वक़्त तक जदोजहद कर लेनी चाहिए ताकि दिल की हसरत निकल जाए। चलो ठीक है, तुम दोनों खुश हो जाओ। काफ़ी देर तक वो मुख्तलिफ लोगों को दर्स देती रहीं, फिर वापस अपने हुजरे में चली गई। मुझसे मुलाकात का भी वक्त नहीं हुआ था। हकीम खां वगैरह के साथ खाना खाया, फिर वक्त मुकर्ररा पर ज़ेबुन्निसा सिद्दीकी आती हुई नजर आई और मेरे जहन में माजी की कहानी ताज़ा हो गई। इस वक्त दिलो दिमाग से दिन के गुजरे हुए वाक़यात एक मदहम सी शक्ल में मौजूद नहीं थे। मैंने भूल चुका था। ज़ेबुन्निसा सिद्दीकी मेरे पास आकर बैठ गईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जनाब, तो फिर आइए माजी का सफ़र करें। पूरी राजधानी में चिमगोइयाँ हो रही थीं कि राजकुमार पुरुषोत्तम अभी बहुत छोटा है, वो राज करने के काबिल नहीं है। इसके साथ साथ ही करमचंद के फैलाए हुए हरकारे लोगों में ये बात फैला रहे थे कि चंद्रमुख ने राजगद्दी करमचंद के सुपुर्द करने का फैसला किया था और नीलकमल इसलिए ठीक कराया जा रहा था। जो सख्त मुखालिफ थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। चुनाचे निहायती खामोशी से ऐसे बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया था। ये लोग इस बात के हक में थे कि पुरुषोत्तम कुमार को राजा बनाकर एक निगरान हुकूमत बना दी जाए। उधर करमचंद इस कांटे को भी निकाल देना चाहता था। चुनाचा इस रात जब महल में मुकम्मल खामोशी तारी हो गई तो पुरुषोत्तम निहायत खामोशी से अपने चचा की रिहाइशगाह पर पहुंच गया। उसने ख्याल रखा था कि कोई उसे देखने ना पाए और फिर वो इस जगह पहुंच गया जहां करमचंद बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही करमचंद के चेहरे पर खुशी के तासुरात फैल गए। उसने बड़े पुरतपाक लहजे में कहा, आओ पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपका हुक्म था, मैं आ गया चाचा जी। दरवाज़ा बंद कर दो, करमचंद ने कहा और पुरुषोत्तम ने दरवाज़ा बंद कर दिया। आओ यहाँ बैठ जाओ, वो बोला तो पुरुषोत्तम बोला, मैं बहुत परेशान हूँ चाचा जी। हाँ, तुम अकेले ही परेशान नहीं हो, मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ। पिताजी की लाश मैंने देखी, मगर चाचा जी उनके बदन पर शेर के पंजों के ही निशान हैं। तो मैं कब कह रहा हूँ, उन्हें शेर नहीं हलाक किया है। करमचंद ने पंतीरा बदलते हुए कहा और पुरुषोत्तम चौंक कर उसे देखने लगा। फिर बोला, मगर आप तो कह रहे थे चाचा जी के। वो भी मैं ठीक ही कह रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा चाचा जी। बैठो तो समझाऊं, करमचंद ने कहा और पुरुषोत्तम कुमार खामोशी से वहां बैठ गया। जिस वक्त शेर वहां पहुंचा तो महाराज चंद्रमुख और मंत्री एक दरख्त पर बैठे हुए थे। तुम्हें याद है? अच्छी तरह। तो फिर गौर से सुनो। उनके करीब ही दरख्त पर इनके दुश्मन बैठे थे, जिनके हाथों में लंबे लंबे बांस तैयार थे। ये बांस उन्होंने बड़ी एहतियात से पकड़े हुए थे। बांस? पुरुषोत्तम कुमार ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ भतीजे, बांस, या यूं समझ लो कि दरख्त की लंबी लंबी शाखें। जो ही शेर नजर आया उन्होंने इन शाहों से महाराज चंद्रमुख और महामंत्री को नीचे धकेल दिया और शेर इन पर टूट पड़ा। ये साजिश की गई थी महाराज के खिलाफ और इस तरह उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर लिए। महाराज शेर ही का शिकार हुए, लेकिन उन्हें मचान से नीचे फेंक दिया गया था। पुरुषोत्तम कुमार की आंखों में खून उतर आया। उसने गुराई हुई आवाज में कहा, वो कौन पापी थे चाचा जी महाराज? इसके बारे में भी तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा पुरुषोत्तम। तुम ये समझ लो कि वो चंद्रमुख महाराज के दुश्मन थे। एक बार चंद्रमुख ने इन लोगों से कहा था कि राजनीति बड़ी कठिन होती है। यूँ समझ लो पुरुषोत्तम के राजा चंद्रमुख ने ही उन्हें राजनीति सिखाई थी। करमचंद के लहजे में एक जहरीली कैफियत झलक रही थी। पुरुषोत्तम कुमार ने नफरत भरी आवाज में कहा, हाँ, उन्होंने राजा के साथ ये सलूक किया जबकि चंद्रमुख महाराज ने उन्हें राजनीति सिखाई थी। हाँ, यही बताया था उन्होंने। इन लोगों को राजनीति में क्या होता है। मैं इनसे बदला लूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि राजनीति क्या होती है।
आप मुझे इनका नाम बताएं चाचा जी। उनका नाम जानना चाहते हो ना तुम? हाँ चाचा जी। अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ, लेकिन होशियारी से, किसी ने देख लिया तो काम खराब हो जाएगा, करमचंद ने कहा और पुरुषोत्तम कुमार पूरे एतमाद के साथ उठ गया। दोनों एक साथ चल पड़े। करमचंद ने तमाम तर कार्रवाइयां मुकम्मल करके रखी थी। इस दौरान उसने चंद्रमुख से वाकई बहुत कुछ सीखा था और अपनी इन कार्रवाइयों की तकमील के लिए उसने महल में बहुत से चोर दरवाजे बना रखे थे। चुनाचा ऐसे में एक चोर दरवाजे से वो पुरुषोत्तम कुमार को लेकर बाहर निकल आया, जहां दो घोड़े तैयार खड़े हुए थे। करमचंद ने एक घोड़ा पुरुषोत्तम कुमार की तरफ बढ़ाया और दूसरे पर खुद सवार हो गया। दोनों चचा भतीजे घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। पुरुषोत्तम अभी नौखैस था और इसके दिल में इंतकाम के शोले भड़क रहे थे। इसके अलावा वो अपने चचा को अपना सबसे बड़ा हमदर्द और सरप्रस्त समझता था, इसलिए इसके जहन में चचा के खिलाफ कोई बुराई नहीं आई थी। करमचंद का घोड़ा दौड़ता रहा और उसने शहर से दूर जंगल का रुख किया था। ये वही जगह थी जहाँ मेला लगता था। द्रवतों की दूसरी सिमत पहाड़ों में गार बिखरे हुए थे। करमचंद घोड़ा दौड़ाता हुआ इन पहाड़ों के दामन में पहुंच गया और फिर इसने एक जगह घोड़ा रोक दिया। पुरुषोत्तम कुमार भी दिलेरी से इनके साथ ही साथ था। यहाँ पहुंचकर करमचंद ने कहा, आओ पुरुषोत्तम, और फिर दोनों घोड़े से नीचे उतर गए। करमचंद तारीकी में चट्टानों पर चढ़ने लगा। पुरुषोत्तम के पूरे वजूद में हैरत ने बसेरा कर रखा था। उसने चट्टान पर चढ़ते हुए कहा, यहाँ कौन है चाचा जी? चंद्रमुख महाराज के कातिल, इनसे तुम्हारी यहीं पर मुलाकात होगी पुरुषोत्तम, करमचंद ने मानी खेज लहजे में कहा। पुरुषोत्तम खामोशी से ऊपर चढ़ता रहा। आखिरकार वो दोनों गार के धाने के पास पहुंच गए। धाने के बिल्कुल करीब एक भारी चट्टान एक नुकीले पत्थर पर टिकी हुई थी। आम हालात में इस चट्टान को इसकी जगह से सरकाने के लिए 10 आदमियों की जरूरत पेश आती, लेकिन नुकीले पत्थर को हटाकर उसे आसानी से लुढ़काया जा सकता था, जिससे पहाड़ी का धाना बंद हो सके, और करमचंद ने ये सारे इंतजाम पहले ही कर रखे थे। वो दोनों गार के धाने से आगे आ गए, लेकिन छोटी सी सुरंग से दूसरी तरफ मुड़ते ही पुरुषोत्तम कुमार एकदम ठुठक गया। चाचा जी, उसने सरसराती आवाज में कहा। हाँ क्यों, खैरियत, क्या बात है? अंदर कोई मौजूद है चाचा जी? कैसे मालूम? ये रोशनी देखो, पुरुषोत्तम ने रोशनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मशाल रोशन है, मुझे मालूम है, आ जाओ, चिंता मत करो, करमचंद ने पुर इत्मीनान लहजे में कहा, और वो सुरंग से गुजर कर इस कशादा गार में दाखिल हो गए। साफ सुथरा गार था। एक तरफ पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। खाने पीने की बहुत सी चीजें यहाँ मौजूद थी। दीवार में एक मशाल लगी हुई थी और उसके पास ही पिघली हुई चर्बी का ढेर था। पुरुषोत्तम कुमार हैरत से इन चीजों को देखता रहा। फिर उसने सवाल किया, यहाँ कोई रहता है चाचा जी? अभी तक तो कोई नहीं रहता पुरुषोत्तम, करमचंद ने मानी खेज लहजे में कहा। मगर कातिल? बहुत जल्द वो तुमसे मिलेगा, यहाँ बैठ जाओ, करमचंद ने कहा, और पुरुषोत्तम कुमार खुशक होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। अब वो ज़हनी तौर पर कुछ निढाल सा होता जा रहा था। वो पत्तों के ढेर पर बैठ गया था। फिर उसने कहा, मगर चाचा जी, अगर यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं तो कातिल कहाँ है? मैं उसे तुम्हारे पास भेजता हूँ, करमचंद ने अजीब से लहजे में कहा। उस सुरंग पर चढ़ गया। फिर वह दबे कदमों गार से बाहर निकल आया। इसके बाद इस नुकीले पत्थर पर टिकी हुई चट्टान गार के धाने पर लुढ़का दी। पुरुषोत्तम कुमार ने धमाका सुना तो वो उछलकर खड़ा हो गया। फिर करमचंद को आवाजें देता हुआ धाने के करीब आ गया, लेकिन गार का धाना बंद था। उसकी आवाज उभरने लगी, चाचा जी कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम चाचा जी, ये गार कैसे बंद हो गया? वो चीखने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं था। वो चट्टान पर जोर लगाने लगा, लेकिन चट्टान अपनी जगह से हिली भी नहीं। वो बेख्तियार करमचंद को आवाजें देने लगा। फिर अचानक ही अंदर से करमचंद की आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ पुरुषोत्तम, यहाँ आ जाओ। अंदर की तरफ से आवाज आई थी, इसलिए वो अंदर दौड़ा चला गया। उसने करमचंद की आवाज सुनी थी, लेकिन जब वो अंदर आया तो वहां कोई मौजूद नहीं था। मशाल की रोशनी में नंगी दीवारें खड़ी थीं। वो हैरत से आंखें फाड़कर बोला, चाचा जी कहाँ हो तुम? ऊपर देखो पुरुषोत्तम, मैं यहाँ हूँ, करमचंद की चहकती हुई आवाज सुनाई दी, और पुरुषोत्तम मुंह उठाकर देखने लगा। गार की छत में कुदरती गोल सुराख था, जिससे हवा अंदर आ रही थी, और उसके साथ साथ ही इस सुराख में करमचंद का चेहरा भी नजर आ रहा था। चाचा जी, पुरुषोत्तम की खौफजदा आवाज उभरी। हाँ मेरे प्यारे भतीजे, चंद्रमुख ने मुझे राजनीति सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि दुश्मन पर से एक लम्हा के लिए निगाह ना हटाओ, इस पर जब भी वार करो चुप करके करो, वो समझने ना पाए किसके साथ क्या हो गया है। इसी में तुम्हारी जीत है। बाईजी महाराज के दिए हुए सबक मेरे काम आ रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो चाचा जी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। चंद्रमुख के कातिल से मिलोगे पुरुषोत्तम? हम यहाँ इसलिए आए थे। कौन है वो? उसका नाम करमचंद है, क्या समझे? बाईजी महाराज को मैंने ही तरह से धक्का दिया था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मुंह खुले का खुला रह गया। देर तक वो कुछ नहीं बोल सका था। उस पर हैरत का शदीद हमला हुआ था। बामुश्किल तमाम इसने भराई हुई आवाज में कहा, चाचा जी तुमने धक्का दिया था पिताजी को? हाँ मैंने। मगर क्यों?
इसलिए कि मुझे राजगद्दी चाहिए थी और ये चंद्रमुख के जीवन में मुमकिन नहीं था। क्या समझे भतीजे, यही राजनीति सिखाई थी मुझे भाई जी महाराज ने, और मैंने इनका गुर उन्हीं पर आजमा लिया। वो मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे, मैंने उन्हें रास्ते से हटा दिया। करमचंद की आवाज़ उभर रही थी और पुरुषोत्तम की आंखों में तमाम वाकयात आ रहे थे। इसका मतलब ये है करमचंद, चाचू जी महाराज नहीं, अब मैं तुम्हें चाचा जी नहीं कहूँगा। मेरे पिता के कातिल तुम हो, मगर एक बात समझ लो कि मैं तुम्हारा खून पी लूँगा। भगवान की सौगंध, जीता नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। करमचंद के कह कहे बहुत देर तक फिजा में गूंजते रहे थे। इसके बाद इसकी आवाज़ मादूम हो गई थी। उधर पुरुषोत्तम पर यह बीत रही थी और उधर वैद्यों और हकीमों की कोशिशों से वीरावती की हालत संभल चुकी थी। रात के किसी हिस्से में से नींद आ गई थी जो उसके हक में बेहतर साबित हुई थी। बहरहाल उमरा और रऊसा इस बात पर इतफाक करते थे कि पुरुषोत्तम गद्दी का मालिक है और उसे राजा बनाया जाए, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि वो भी राज करने के काबिल नहीं। फिर उन्हीं में से किसी ने कहा, मगर चंद्रमुख महाराज ने राजगद्दी करमचंद को देने का फैसला किया था। आखिर उन्होंने ये बात किससे कही थी? पुरुषोत्तम कुमार के हामी एक शख्स ने कहा। बहुत सौ से नीलकमल में काम करने वालों से पूछ लिया जाए। उन्हें ये बात बताई थी कि नीलकमल करमचंद के लिए दुरुस्त कराया जा रहा है। मगर ज़रा एक बात तो बताओ भाइयों, जब रियासत का वलीअहद मौजूद है तो किसी दूसरे को गद्दी देने का क्या सवाल? किसी ने सवाल किया। महाराज ये रीत तोड़ना चाहते थे। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि राजगद्दी करमचंद महाराज को ही दी जाएगी। और तुम में से सब जानते हो कि महाराज करमचंद ने हमेशा राज के कामों में चंद्रमुख की मदद की थी। चुनाचे राजा ने यह तय किया था कि आइंदा हुकूमत करमचंद के हवाले कर दी जाएगी। ये बात महारानी को मालूम है? किसी ने सवाल किया। हो सकता है। तो भी ठीक है, फैसला महारानी पर छोड़ दीजिए। ये ठीक है। सब ने इस बात की तायीद की और ये इजलास मुलतवी कर दिया गया। दूसरी तरफ वीरावती ने होश में आने के बाद पुरुषोत्तम को पुकारा। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, तुम कहाँ हो मेरे बच्चे? मेरे पास आ मेरे लाल। राजकुमार अपने कमरे में होंगे महारानी, अभी बुलवाया जाता है उन्हें। बांदियों ने जवाब दिया और चंद बांदियां पुरुषोत्तम को बुलाने दौड़ गईं, लेकिन पुरुषोत्तम का कोई पता नहीं था। राजमहल के दूसरे हिस्सों में भी तलाशी ली गई, लेकिन राजकुमार वहां भी मौजूद नहीं था। चारों तरफ भाग दौड़ होने लगी। आखिर राजकुमार कहाँ चला गया? फिर जब सारा महल छान लिया गया तो तशवीश की लहर दौड़ गई। इतनी देर होने की वजह से रानी भी परेशान हो गई थी और बार बार राजकुमार के बारे में पूछ रही थी, लेकिन राजकुमार का नहीं पता चल सका। फिर बाहर इतला कर दी गई। करमचंद ने सुना तो उसने भी सख्त परेशानी का इजहार किया और बहुत से सवार चारों तरफ दौड़ा दिए। रानी को इसने इतला दी थी कि राजकुमार महल में नहीं है। एक नई हंगामाराई शुरू हो गई थी। रानी पर गशी के दौरे पड़ने लगे। उमरा परेशान हो गए। करमचंद भी पागलों की तरह राजकुमार को चारों तरफ तलाश करता फिर रहा था और ये हंगामा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए। पुरुषोत्तम का कोई पता नहीं चल सका। वीरावती बिस्तर से लग गई। हुकूमत बगैर राजा के चल रही थी और उमरा सख्त परेशान थे। ऐसे हालात में दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। कुछ लोग रानी के पास पहुंच गए। रानी की हालत खराब थी, लेकिन वो होश में थी। परेशानियों के सिवा अब हमारे जीवन में क्या रह गया है? कहो क्या बात है? पुरुषोत्तम महाराज मौजूद नहीं है। ऐसी हालत में मुल्क खतरे में है। हाँ, मैं जानती हूँ। क्या चंद्रमुख महाराज ने करमचंद को राजा बनाने की बात की थी आपसे? कभी नहीं। लेकिन करमचंद जी महाराज तो यही कहते हैं। वह झूठ कहते हैं। हो सकता है महारानी जी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम राजा किसे बनाएं? पुरुषोत्तम कुमार वापस आएगा, मेरा बेटा वापस आएगा, वही राजा बनेगा। इससे कुछ नहीं होता कि वो चंद रोज के लिए गायब हो गया है। इसके मिल जाने तक हुकूमत उमरा चलाएंगे और मैं इसकी बाग दौड़ खुद संभालूंगी। जे महारानी जी की हुकूमत महारानी ने अपने हाथ में ले ली है। उमरा ने नारे लगाए और ऐलान हो गया। करमचंद के हरकारे ये मनहूस खबर लेकर उसके पास पहुंच गए। महारानी ने आपको राजा बनाने से इनकार कर दिया है करमचंद जी। उन्होंने इत्तला दी और करमचंद मुस्कुराने लगा। क्या वाकई? उसने पुरस्कून लहजे में कहा। हाँ महाराज। क्या सारी कोशिशें बेकार हो गई? नहीं, कोई कोशिश बेकार नहीं हुई। तुम चिंता मत करो, हम राजा बन चुके हैं। हमारे अलावा अब कोई और राजा नहीं बनेगा। लेकिन महाराज, कल इस बात का ऐलान हो जाएगा। कल होगा ना, आज तो नहीं। आज और कल में फ़र्क ही क्या है? बहुत फ़र्क है दोस्त। कल कल है और आज आज। कल ये ऐलान नहीं होगा। जाओ। करमचंद वचन देता है। इतला लेकर आने वाले ने हैरानी से गर्दन हिला दी थी। वक़्त गुजरता रहा।
और फिर चारों तरफ जब तारीकी फैल गई तो करमचंद उठकर वीरावती की जानिब चल पड़ा। वो अलिल ऐलान वहां पहुंचा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरबानों से पूछा कि क्या महारानी वीरावती अकेली हैं या कोई और भी है।